हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस विद समृद्धि एजुकेशन। जीएस विद समृद्धि एजुकेशन में पुनः आप सबों का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को दो फेज में बांटा गया है। दो फेज में हम उसको अध्ययन करते हैं। एक आपका था ईस्ट इंडिया कंपनी, अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा है अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश क्राउन। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग को पता है कि हम लोगों ने जो एक्ट पढ़ा, अभी से पहले जो हम लोगों ने एक्ट पढ़ा, चार्टर एक्ट 1853 तक, तो चार्टर एक्ट 1853 तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो आपका अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। और अब जो हम चार्टर एक्ट पढ़ेंगे वो आपका पढ़ेंगे अंडर ब्रिटिश क्राउन। तो इससे पहले के वीडियो में आपने देखा होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1853 का चार्टर एक्ट। मैंने आपको बताया था कि जो चार्टर एक्ट 1853 था उसमें कंपनी के चार्टर को रिन्यू किया गया था, लेकिन उसमें टाइम फिक्स नहीं किया गया था। जैसा कि 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट में 20-20 साल के लिए रिन्यू किया गया था, लेकिन 1853 में रिन्यू किया गया, लेकिन उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया। मैंने आपको यह भी बताया था कि एज पर द एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट 1853, 1853 के तहत जो गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव कार्य को अलग अलग किया गया था, और जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 नए मेंबर्स को जोड़ा गया था, और वो 6 नए मेंबर्स में से 4 मेंबर्स आपका बंगाल, मुंबई, मद्रास और आगरा प्रोविंस से थी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आपने देखा होगा, जो आपको वीडियो में मिल जाएगा। आप पिछले प्ले लिस्ट में जाके चार्टर एक्ट 1853 में आप अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज जो मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं वो आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 का एक्ट क्या कहता है। तो अगर आप यहां बात करें सीधा सीधी, अगर इस एक्ट के थीम पे अगर हम जाना चाहें, इस एक्ट के थीम की बात करें तो इट ट्रांसफर द गवर्नमेंट एंड टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। यानी इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटरीज था, जो गवर्नमेंट था, वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी उसको ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया जाता है। कुल मिलाकर अगर आप कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दिया जाता है, उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, और डायरेक्ट रूप से ब्रिटिश महारानी का, विक्टोरिया का वहां से शासन होता शुरू हो जाता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की रोल खत्म हो जाता है और डायरेक्ट जो गवर्निंग है वो ब्रिटिश से होना शुरू होता है। अगर इस एक्ट को लाने के पीछे, ये जो एक्ट लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो इस एक्ट को लाने के पीछे क्या क्या बैकग्राउंड रहा है, इस एक्ट को लाने के पीछे क्या क्या कारण रहा है, अगर उन कारणों पर, उसके बैकग्राउंड पर चर्चा करें तो आइए देखते हैं। पहला है रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। आपको मालूम है कि इतिहास में रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक बहुत बड़ी घटना थी, एक बहुत बड़ी बात थी। 1857 का विद्रोह पूरे भारत में एक साथ हुआ था, और यह ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। और इस घटना ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नेंस पर बहुत सारे सवाल उठाते हैं। और ब्रिटिश जो महारानी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो मानना ये एक बात को स्वीकार कर ले कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्निंग करने का तरीका है, यह 1857 का विद्रोह कहीं ना कहीं उसका परिणाम है। तो एक बहुत बड़ा कारण आप मान सकते हैं 1858 का गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट के पीछे 1857 का विद्रोह।
क्यों? क्योंकि ये विद्रोह जो था वो एक तरह से आघात था, ईस्ट इंडिया कंपनी पे आघात था, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे आघात था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इससे बहुत चोट लगा, बहुत गहरी आघात लगा, ठेस पहुंचा। दूसरा, वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, मतलब पूरी तरह से आक्रोश, रोष फैला हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। लोगों के मन में एक रोष था, आक्रोश था। कहीं ना कहीं इस रोष और इस आक्रोश को कम करने के लिए गवर्नमेंट इस एक्ट को लेकर आती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वीन ऑफ विक्टोरिया, हु आर द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन, also became the sovereign of the British territories in India with the title Empress of India as a result of this act. अब चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में सत्ता को ले रही थी और अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो टेरिटरीज थे, जो उसके उपनिवेश थे, उसके जो क्षेत्र थे, वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जा रहा था। तो इस चीजों को देखते हुए भी इस एक्ट को लाया गया ताकि लोगों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति एक सम्मान उत्पन्न हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लोग एक पॉजिटिव सोच को रखें। तो ये सारे कारण कह सकते हैं, ये सारे बैकग्राउंड आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1858 लाया गया उसके पीछे। आइए इसके कुछ फीचर्स की बात करें, इसके कुछ गुणों की बात करें। तो उसमें से पहला जो फीचर्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लिक्विडेटेड, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को नष्ट कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। दूसरी अगर फीचर्स की बात करें तो इंडियन टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश वुड बी गवर्न इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्वीन। अब जो आपका ब्रिटेन का जो भारतीय उपनिवेश था वो शासन किया जाने लगा किस नाम से? तो ब्रिटिश महारानी के नाम से, ब्रिटिश रानी के नाम से। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो पावर्स ऑफ कंपनी कोड ऑफ डायरेक्टर वेयर वेस्टेड विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब चूंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते थे, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे उसमें सारी अधिकार, सारी शक्ति उसमें निहित रहती थी। अब उसके जगह पे आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक पद बनाया गया और जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्ति थी वो सारी शक्ति किसमें निहित कर दी गई? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो होता था वो एक एमपी होता था और ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का मेंबर भी होता था। जो सेक्रेटरी बनता था या जिसे सेक्रेटरी बनाया जाता था वह एक एमपी होता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता था। और जो प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट होता था उसका भी मेंबर होता था। साथ साथ में वो सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए, अब चूंकि सेक्रेटरी तो खुद काम करेगा नहीं, तो सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए 15 सदस्यों का एक काउंसिल बनाया गया जो उसको असिस्ट करता था, सेक्रेटरी को असिस्ट करता था। अगर यूं कहें तो जो सेक्रेटरी था एक तरह से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच वार्तालाप का एक कम्युनिकेशन आप माध्यम मान सकते थे। हम कह सकते हैं कि सेक्रेटरी वाज द चैनल कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच वार्तालाप का एक माध्यम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था। अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज द गवर्नर जनरल एंड वायसराय। अब चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में रिप्रेजेंटेटिव कौन था? क्योंकि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था वो तो ब्रिटेन में रहता था, ब्रिटेन पार्लियामेंट का मेंबर था और प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का मेंबर हुआ करता था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका वो रिप्रेजेंट करने वाला इंडिया में जो होता था गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नर और जनरल और वायसराय दोनों एक ही आदमी था, इसमें किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, दोनों एक ही थे। The viceroy and governor of various presidencies were appointed by the crown.
अब चूंकि जो वाइसराय और गवर्नर, चूंकि अलग अलग प्रांत में गवर्नर होते थे और वाइसराय पूरे भारत का वाइसराय हुआ करता था, तो जो गवर्नर अलग अलग प्रांत के और वाइसराय की जो नियुक्ति होती थी वो क्राउन के द्वारा होती थी। ब्रिटिश के क्राउन उसका नियुक्ति करता था। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वाइसराय को असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जाता था, कार्यकारी काउंसिल बनाया जाता था, जिसके द्वारा कार्यों का संचालन सुचारू रूप से हो सके। नेक्स्ट अगर फीचर की बात करें, दिस एक्ट मेड इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो डायरेक्ट रूप से भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश बनाती है। मतलब इस एक्ट के तहत भारत ब्रिटेन का अप्रत्यक्ष उपनिवेश माना जा सकता है, ब्रिटिश कॉलोनी कह सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो दिस एक्ट एबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। आपको मालूम है कि पिट्स इंडिया एक्ट में डुअल गवर्नमेंट था, जिसको इनिशिएट किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट में। तो डुअल गवर्नमेंट जो पिट्स इंडिया एक्ट में इनिशिएट किया गया था और धीरे धीरे बढ़ा फूला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा उसका एबॉलिश कर दिया जाता है, उसका उन्मूलन कर दिया जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। अगर नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो दिस एक्ट आल्सो एंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, गोद लेने की जो प्रथा था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था, उसकी भी समाप्ति कर दी जाती इस एक्ट के तहत। द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, आपने देखा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चूंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो पावर था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया में नियुक्त कर दिया गया, तो उस वक्त जो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भारत सचिव जो हुआ करता था वो था लॉर्ड स्टैनली। आपसे सवाल पूछ सकता है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया? दैट वाज द लॉर्ड स्टैनली। नेक्स्ट, फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे दो आते हैं, एक फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, दैट वाज द लॉर्ड स्टैनली, एंड who was the first viceroy of India, then that was the Lord Canning, and that is also known as Governor General also. So दोनों सेम व्यक्ति थे, सेम पर्सन थे, इसमें किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं इस 2 मिनट को रुक कर इसको अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षेत्र थे, उसके जो उपनिवेश थे, वो डायरेक्ट रूप से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। हम कह सकते हैं कि यह एक्ट जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको समाप्त कर दिया जाता है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भूमिका है वो खत्म हो जाती है। अगर मैं इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो इसके कारण 1800, इसके बैकग्राउंड के पीछे, इस एक्ट को लाने के पीछे 1857 का विद्रोह एक बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और लोगों के बीच रोष आक्रोश था, लोग काफी गुस्सा में थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसी को लेकर। और तीसरा कारण यह भी था क्योंकि आप डायरेक्ट सत्ता हस्तांतरण, डायरेक्ट विक्टोरिया की महारानी है तो भारत पे गवर्निंग करना चाहती थी, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट के प्रोविजन में, फीचर्स में आपने देखा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले कंपनी का हुआ करता था और उसमें जो शक्ति निहित हुआ करती थी, वो सारी शक्ति आज भारत के जो सचिव होते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होता था, उसमें निहित कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो एक एमपी हुआ करता था और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का सदस्य भी होता था। कौन? जो सचिव बनता था, जिसको सचिव बनाया जाता था, वो एक एमपी होना चाहिए था और प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का मेंबर होना चाहिए था। और इसको असिस्ट करने के लिए, भारत सचिव को असिस्ट करने के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करने के लिए 15 सदस्यों का एक काउंसिल बनाया जाता था। 15 सदस्यों का काउंसिल इसको बनाता था। एक तरह से आप यूं भी कहे तो एक कम्युनिकेशन चैनल था, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बीच जो वार्तालाप या दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन का माध्यम अगर बोला जाए तो उसको सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मैंने आपको बताया, इसमें हम लोगों ने पढ़ा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन होता था? वाइसरॉय और गवर्नर जनरल, जो दोनों सेम व्यक्ति, एक ही व्यक्ति हुआ करते
थे और गवर्नर जनरल वाइसराय को नियुक्त करने का काम कौन करता था? क्राउन करता था। इसमें कुछ खास बातें और हम लोगों ने देखा कि जो पिट्स इंडिया एक्ट में आपका डुअल एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया था, उसको पिट्स इंडिया एक्ट में उसको समाप्त कर दिया जाता है। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है उसका उन्मूलन कर दिया जाता है। और उस समय जिस समय यह एक्ट लाया गया और जिस समय भारत सचिव की पद का सृजन किया गया, उसमें लॉर्ड स्टैनली जो था, दैट वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड इन दैट टाइम that was the representative of British government in India, and that was known as Viceroy. So Lord Canning was the first Viceroy of India. तो ये सारी बातें थी जो आप एक साथ उसको समराइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कोई वीडियो या जब भी कोई आप टॉपिक पढ़ते हो तो टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप उसको समराइज करने की कोशिश करें, उसको रिकॉल करने की कोशिश करें। जब आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे ना तो काफी समय तक ये आपके मानस पटल में कायम रह सकता है और एग्जामिनेशन में आप उसको इजी तरीके से आप उसको याद करके और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।